नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। दुनिया पर एक तरफ ग्रहण तो है ही, युद्ध का ग्रहण जो चल रहा है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 3:20 पर 2026 का भारत का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। यह शाम 6:46 पर समाप्त होगा। यह चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट का होगा, लेकिन भारत के कुछ हिस्से, खास तौर पर जो पूर्वी हिस्से हैं, वहां पर यह ग्रहण कुछ मिनटों के लिए ही दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण होली से ठीक पहले लगा है। यह चंद्र ग्रहण मध्य पूर्व में छिड़े महायुद्ध के बीच आया है। ग्रह नक्षत्रों की चाल पर नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रहेगा। अनुमान है कि इसके प्रभाव से युद्ध और बढ़ सकता है। ये पंडितों का, जानकारों का मानना है। वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका की जंग अगले 4 से 5 हफ्ते तक चलने का उनका अनुमान था, लेकिन उससे लंबा भी खिंच सकती है। यानी दुनिया में अशांति क्या और बढ़ेगी। यही वजह है कि हम इसे दुनिया पर ग्रहण कह रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि 17 फरवरी को ही सूर्य ग्रहण लगा था और अब चंद्र ग्रहण, यानी 14 दिन में यह दूसरा ग्रहण है। ईरान का महायुद्ध कब खत्म होगा, क्या संकेत दे रहे हैं ये दो ग्रहण, दुनिया और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो सकता है। लगभग हम एक तरीके से कहें कि चंद्र ग्रहण के साथ साथ एक तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कि ग्रहण क्यों होता है, लेकिन उसके साथ ही हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं और हमारा जो पुरातन ज्ञान है भारतवर्ष का, उसके अनुसार ग्रहण के साथ कुछ सोच जुड़ी हुई है। तो हम वही अब जानने की कोशिश भी करेंगे और साथ में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप सबके लिए यह काल कैसा रहेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों से आप दूरी बनाएं, क्या चीजें करें, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आध्यात्मिक, हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं आध्यात्मिक गुरु प्रोफेसर पवन सिन्हा। स्टूडियो में हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री, प्रवीण मिश्रा जी, नंदिता पांडे जी, और साथ में हमारे साथ ज्योतिष पंडित अजय भांबी भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सबका हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले तो सटीक मैं समय जानना चाहती हूँ। पंडित राजकुमार शास्त्री, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। कितने बजे भारत में कब दिखेगा? जी देखिए श्वेता जी, जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो संपूर्ण ग्रहण, पूरे विश्व में जो ग्रहण का मान है वह मध्याह्न से 3:20 से शुरू होगा और सायंकाल में 6:47 में ग्रहण की समाप्ति होगी। लेकिन भारत में इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव है वह पूर्वी भारत के राज्यों, उड़ीसा है, मेघालय है, आसाम है, यहाँ पर जो सात बहन और एक भाई कहलाता है, उस स्थान पर इसका मुख्य रूप से पड़ेगा। और यदि हम दिल्ली इत्यादि की बात करते हैं तो यहाँ भारत में मुख्य रूप से इसका प्रभाव सायंकाल 6:20 से आरंभ हो करके और 6:47, लगभग 27 मिनट का पूर्ण ग्रहण जो है यह भारत को प्रभावित करेगा। और उस स्थिति में विभिन्न राशियों के जो जातक हैं या जातिकाएं हैं, उनको सभी को बहुत सावधान रहने के लिए ज्योतिषी सलाह दी जाती है। ये समय का जो काल हम बता रहे हैं नंदिता जी, इसमें जो पंडित राजकुमार शास्त्री भी बता रहे हैं कि भारत को कितने समय से कितने समय तक प्रभावित करेगा यानी कि क्या, और नजर किस समय से किस समय आएगा, क्योंकि जिस समय इसकी शुरुआत हो रही है उस समय तो चांद का उदय भारत के आसमान में तो कम से कम नहीं है। जी, बिल्कुल सही है। बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए, वैसे तो फर्स्ट कांटेक्ट विद पेनम्ब्रा जो है वो 2:16 से है, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत बहुत डाइवर्सिफाइड है। आप इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है, यानी कि पूर्ण चंद्र, जैसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं, तो वो पूर्ण प्रभावी क्षेत्र रहेंगे। जैसे पंडित जी ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए हमारे, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये वाले जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जो 3:20 से लगभग आपका, इनफैक्ट 5 मैंने अलोंग का देखा था अरुणाचल प्रदेश का, 5:13 से लेकर 6:46 तक का पूर्ण चंद्र ग्रहण वहाँ दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ इंडिया में बढ़ेंगे तो दिल्ली में जैसे इट इज़ अ पार्शियल,
ल्यूनर एक्लिप्स। ये पूरा टोटल दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा है और इसका समय यहाँ पे 6:20 से लेके 6:47 तक का है। थोड़ा और वेस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं और अगर हम बीकानेर की तरफ में पहुँच जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं आंगुल्य चंद्रग्रहण, यानी कि बहुत छूता हुआ चंद्रग्रहण जो जाता है, जिसका सूतक मान भी नहीं होता है। लगभग 5 मिनट या 4 मिनट का चंद्रग्रहण वहाँ पे रहेगा, तो उसकी कोई रेलेवेंस एज सच मानी नहीं जाती, सूतक उसका माना नहीं जाता। तो भारत में कुछ एक प्रदेश जो हैं इस ग्रहण से थोड़ा सा छूते रहेंगे। बीच वाले जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ग्रहण का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न वाले जितने स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। और आप देखिए ना, इसके बारे में हम पहले भी प्रेडिक्शंस कर रहे थे, बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बंगाल, कोलकाता वगैरह में नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी, भूकंप आदि की स्थितियाँ बनेंगी। अभी कोलकाता में भूकंप आया कुछ ही दिन हुए हैं, या सिक्किम में एक सीरीज़ ऑफ भूकंप आए। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्रहण का प्रभाव इस एरिया में ज़्यादा रहेगा बनिस्पत वेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें थोड़ा कम रहेगा। लेकिन सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। अच्छा भाभी जी, इस बार के ग्रहण में क्या आपको विशेष दिख रहा है? ये ग्रहण बाई एंड लार्ज भारत में नहीं दिख रहा। क्योंकि भारत में नहीं दिख रहा तो जितने भी हम डर रहे हैं इससे या सूतक लगा के बैठे हुए हैं, मेरे को लगता नहीं इसकी ज़रूरत है। आज से 70 साल पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अलग अलग राजा थे, या उज्जैन के राजा हैं तो उज्जैन का पंचांग है, तो वहाँ उन्होंने देखा वहाँ ग्रहण पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर वहाँ ग्रहण नहीं पड़ा या वाराणसी के पंचांग में ग्रहण नहीं पड़ा तो ग्रहण नहीं है। तो ग्रहण के लिए उन्हें कोई सूतक या कोई मंदिर बंद करने का या कोई डरने डराने की बात नहीं थी। ये विश्व के अलग हिस्से में पड़ रहा है, जहाँ पड़ रहा है वहाँ असर हो रहा है, यहाँ उसका असर उतना नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए ईरान में अभी कोई मिसाइल छोड़ते हैं तो सायरन बजाते हैं, तो वहाँ सायरन बजाते लोग छुप जाते हैं। हम किस कारण से छुप रहे हैं, मेरे कोई बात ही समझ में नहीं आती लॉजिकली। बल्कि ये मुद्दा आपके यहाँ इसलिए उठा रहा हूँ कि इसके ऊपर हमारे ज्योतिषियों को बैठना चाहिए, भारत सरकार को सोचना चाहिए कि हम एक नई तरीके से, जब हम एआई में जा रहे हैं तो क्या हम पुरानी बातें करें। आर्यभट्ट बोलते हैं, उनका पढ़ देता हूँ। आर्यभट्ट ने बोला 476 ईस्वी में ग्रहणों के पौराणिक कारण में राहु केतु का कोई मतलब नहीं, उसको खारिज कर दिया। और उन्होंने पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है चंद्रग्रहण पड़ता है, और जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्यग्रहण पड़ता है। तो हम उससे कब निकलेंगे, मेरा ये प्रश्न है। हम ग्रहण के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी अनर्गल बातें कर रहे हैं। जब हम इतने आज कंप्यूटर से कुंडली बनाते हैं, एआई में हम जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु होने वाला है, तो क्या हमको अपना दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहिए? ये मेरा मुद्दा है। मेरा सारे ज्योतिषी भाइयों से निवेदन है ये कि क्या हम इस मसले पर विचार नहीं करें। जो ग्रहण दिख नहीं रहा उसके लिए हम इतने डरे और भयभीत क्यों हैं? नहीं, इसमें तो विचार के नहीं, उनका अपना विचार है, पर इस विचार में अगर मैं इस चीज को जोड़ दूं कि बहुत लोग तो ये भी कहेंगे कि ग्रहण अगर आपको दिखाई भी दे रहा है तो उससे डरने की क्या आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ा समुदाय है और मुझे लगता है कि सबकी जी नहीं, लोग वो कहते हैं कि दिखता भी है तो भी कोई असर नहीं होता है। वही तो मैं कह रही हूँ ना पंडित जी की, जो वो कहते हैं जो कि दिखता है उसका भी क्या, उससे भी कोई असर नहीं होता है। मैडम, ग्रहण के असर को तो मैं मानता हूँ, वहां तक तो ठीक है। ग्रहण का असर तो हमको ये भी दिखता है कि अगर ये हम कुंडलियां देखें, हमारे में 2 कुंडलियां हैं, तो ट्रम्प की कुंडली में चंद्रग्रहण है, और ये अभी जो खोमेनी साहब मर गए उनकी कुंडली में सोलर एक्लिप्स था, तो असर तो पूरा दिखता है। जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ पूरा दिख रहा है। लेकिन हम जो कह रहे हैं, इतने हम आडंबर कर लेते हैं, या इतने हम वैज्ञानिक होने के बाद, हमारे ऋषि लोग आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे और हम अवैज्ञानिक हैं, ये मेरा मसला है। और मैं इसलिए आपके मुद्दे पे आपके चैनल पर उठा रहा हूँ ताकि ये पूरे देश में बात जाए और सबको सोचने का मौका मिले। सही बात है। प्रोफेसर पवन सिन्हा जी, आपके विचार इस ग्रहण को लेकर? देखिए, मेरे हिसाब से ग्रहण तो जो है वो तो है ही है, और ये ग्रहण कहीं ना कहीं भारत पर असर डालेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी असर डालेगा, मुंबई पे भी असर डालेगा, और जहाँ जहाँ बड़ी जल राशि है, जैसे समुद्र है, कोई बड़े सरोवर हैं, कोई नदियाँ हैं, वहाँ भी इसका असर 6 महीने के भीतर हम सबको दिखाई देगा। और जहाँ पर ये पूर्ण रूप से 2 घंटे के करीब दिखाई देगा, तो आप उन देशों की, उस जमीन की स्थिति देख लीजिए, दैवीय आपदा आएगी ही आएगी। लेकिन जो श्री भामी जी ने कहा, मैं उससे पार्शली इसलिए सहमत हूँ
क्योंकि वह एक आकाशीय घटना है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, लेकिन हम उस प्रभाव को बदल सकें ऐसी किसी मनुष्य की कोई कुव्वत नहीं है, ऐसे किसी मनुष्य की कैपेबिलिटीज नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ये बात मैं मानता हूं कि ध्यान रखना चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत सारे आडंबरों में फंसने की बजाय ग्रहण को समझें और ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको समझें। राहु केतु का सीधा संबंध चंद्रमा से है, यद्यपि चंद्रमा के कारण से ये पूरी कुंडली को किसी भी मनुष्य की प्रभावित कर सकता है, लेकिन राहु केतु का जो प्रभाव है मुख्यतः चंद्रमा यानी मन पर रहेगा, हमारे ब्लड सिस्टम पर रहेगा। और आगे आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि ब्लड रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, मन और दिमाग से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आपको देखने सुनने को मिलेंगी, और प्रकृति पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। चाहे ये बहुत थोड़ी देर के लिए दिखे, चाहे अंगुली चंद्र ग्रहण वहां हो या मुंबई में कुल 5 मिनट दिख रहा है वहां ये चंद्र ग्रहण हो, लेकिन इसका असर सब जगह पड़ता है। तो हमें इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसका असर नहीं पड़ता, इसका असर पड़ता है। और इसके असर को टालने के लिए देखिए, मनुष्य की एक जिजीविषा होती है कि हर बुरी चीज के असर को टालने के लिए वो इफर्ट्स जरूर करेगा, और करने भी चाहिए। तो चाहे वो पूजा करके कोई इफर्ट करे, चाहे वो मंत्रों का उच्चारण करके कोई इफर्ट करे, या ध्यान साधना करके कोई इफर्ट करे, वो इफर्ट अवश्य करेगा और उसे करना चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मैं तो सोचती हूँ कि प्रवीण जी कि ये तो सामान्य समय में भी आप करते रहें तो अच्छा ही आपके लिए, कि मन को शांत रखना चाहिए और कुछ भी बुरा विचार नहीं, ये सारी चीजें। और मुझे लगता है कि अगर ग्रहण काल के नाम पर ही अगर हम ये सब करने लगे तो वहां पर भी अगर ट्रंप और खामेनेई ने पहले सोच लिया होता तो शायद ये नहीं होता। लेकिन आपके अनुसार इस बार के ग्रहण को क्यों विशेष मान रहे हैं? जी देखिए, ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पहले बताया कि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ा था और अब 3 मार्च को ये चंद्र ग्रहण आया। लगभग 15 दिन के अंदर ये 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि सांस लेने का समय नहीं मिला दुनिया को। सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण आ गया और पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति बन रही है, अमेरिका धैर्य नहीं रख पा रहा है, अमेरिका अपनी क्षमताओं का बौखलाहट में प्रदर्शन कर रहा है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता का वातावरण आ गया है। अगर हम इसको ग्रहण से जोड़ करके देखें, क्योंकि हम लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, तो सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर, 8वें घर या 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोगों का चंद्रमा कमजोर होने की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में उसका इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिन लोगों के डिसीजन ऐसे हो रहे हैं जिससे दुनिया परेशान हो रही है, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमें संयम बरतना है। खास करके इस समय जब प्रकृति में इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, नेचर में, खास ये जो चंद्र ग्रहण आगे आने वाले 15 दिनों तक बहुत एक्टिव फल देगा, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए दुनिया को और सबको धैर्य रखना चाहिए। और जैसा कि हमारे पैनल में विद्वान बता रहे हैं कि आप एनी हाउ अपने मन को कंट्रोल करिए, चाहे मंत्र जाप करके करिए, चाहे दान करके करिए, चाहे स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके करिए। और जैसा कि मैम आपने कहा कि ये हमेशा करते रहना चाहिए, तो जो लोग हमेशा करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस रहते हैं। ये सूतक काल, अगर हम सामान्य शब्दों में से समझें, क्या है सूतक काल, कब से कब तक ये है, क्या चीजें उसमें करने के लिए आप कहेंगे लोगों को? जी जी, देखिए श्वेता जी, मैं आपको थोड़ा गणित के माध्यम से ग्रहण को समझाने का प्रयास करता हूँ कि सार्धानि खट सहस्त्राणि योजनानि विवस्वतः और विस्कंभो मंडलस्येन्दो तथा शीत्या शताधिका। यह श्लोक है, ग्रहण से संबंधित है, और इसको आप गणित के माध्यम से समझें कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वह 6500 योजन है। जो सूर्य का बिंब है उसका जो क्षेत्र है वह 6500 योजन है, और पृथ्वी का जो भूकर्ण है यह 1600 योजन यानी 1600 योजन है। इसके बाद जो चंद्रमा का बिंब है वह 480 योजन है। तो अब आप ये देखिए कि सूर्य बिंब से पृथ्वी का भूकर्ण कम है, छोटा है,
और पृथ्वी के भूकरण से चंद्रमा का जो गोलाकार है वह कम है। अब ऐसी स्थिति में अपनी पूर्व गति से सभी ग्रहों की अपनी अपनी गतियां हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है यह 360 अंशों में विभाजित है और पूरे 360 अंश के इस पूरे ब्रह्मांड को, जिसको हम क्रांति वृत्त कहते हैं, यह क्रांति वृत्त 12 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम राशियां कहते हैं। इस प्रकार से एक राशि 30 अंश की बन जाती है। अब सभी ग्रह अपनी गति से इस पृथ्वी की परिक्रमा, यानी अपनी पृथ्वी पर जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। अपनी पूर्व गति से भ्रमण करता हुआ चंद्रमा जब पृथ्वी के भू छाया में प्रवेश कर जाता है तो वह चंद्र ग्रहण का योग बनता है। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति यह है कि वह जब चंद्र ग्रहण का योग बनता है तो वह 3 प्रहर अपनी पहले से ही और सूतक का योग बना देता है। 3 प्रहर का मतलब होता है एक प्रहर में 3 घंटा, तो 3 × 3 मतलब 9 घंटा पहले। तो 9 घंटा पहले अर्थात प्रातः काल के 6:20 से सूतक काल आरंभ होगा और जब तक ग्रहण का मोक्ष नहीं होता है, मध्याह्न काल में जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि ग्रहण का समय सायंकाल के 3:20 से है और ग्रहण का जो मध्य काल है वह 4:34 से लेकर के 5:33 तक रहेगा और ग्रहण का जो मोक्ष काल है वह 6:47 में जाकर के समाप्त होगा। तो इस प्रकार से यह पूरा गणित है और आपको बता दूं कि ग्रहण निश्चित रूप से प्रभावित करता है और मैं गणित के माध्यम से आपको समझा सकता हूं कि ग्रहण किस प्रकार से, सामान्य लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, गर्भ में पल रहा जीव भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होता है। इतना अधिक उसका प्रभाव होता है कि वह गर्भ में पलने वाले जीव को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष नियमों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रहण किस प्रकार से पढ़ते हैं। इंद्राल पे संभवो गेयः दशाल पे निश्चयो मता। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि यह विज्ञान है और यहां पर गणित का पूरा समीकरण है, जब केतु और चंद्रमा की दूरी 14 अंश के अंदर आ जाती है स्पष्ट गति के स्पष्ट ग्रह के आधार पर, तब ग्रहण की संभावना बनती है। और लेकिन जब वह स्पष्ट 10 अंश से भी कम हो जाता है तो ग्रहण निश्चित रूप से पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनती है। और हमेशा जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो सूर्य और चंद्रमा में 6 राशियों का अंतर रहता है। चंद्रमा 180 अंश में होता है और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला में आकर के स्थित हो जाते हैं। तो यह कह देना, ग्रहण के वास्तविक गणित को यदि आप सूर्य सिद्धांत के आधार पर समझेंगे तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है और मानेंगे कि ग्रहण निश्चित रूप से प्रभावित करता है। देखिए, अजय भामी जी बैठे, हम यहाँ पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी में रहने वाला प्रत्येक जीव आकाश मंडल में गोचर करने वाले हमारे ग्रहों की गति के आधार पर ही प्रभावित होता है। चाहे वह मनुष्य है, चाहे पक्षी है, अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, जरायुज है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित ना हो, अर्थात आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों से प्रभावित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। या वो लोग कह सकते हैं जो ज्योतिष का विषय जानते ही नहीं है, वो इस विषय को कह सकते हैं कि ग्रहण का प्रभाव नहीं होता, अपितु जो ज्योतिष को जानते हैं वह कभी इस बात को नहीं कह सकते कि ग्रहण प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, मनुष्य के पवन जी भी प्रत्येक कुछ क्रिया जोड़ना को चाह प्रभावित रहे हैं, करता है। लेकिन हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे पवन जी, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।